मैं डॉक्टर भामा अग्रवाल राजीव गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय भिवानी की ओर से हिंदी की इस कक्षा में आप सबका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। ये बच्चों, आज हम मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित भारत भारती नामक कविता का अध्ययन आरंभ करते हैं। यह कविता हमारी पाठ्यपुस्तक आधुनिक हिंदी कविता में संकलित है। सर्वप्रथम इसके विषय में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेना संभवतः कविता के अध्ययन को सरल बनाएगा। तो बच्चों, हमारी कविता भारत भारती नामक काव्य खंड का हिस्सा है, जो 3 भागों में विभाजित है। इसके 3 भाग अतीत खंड, वर्तमान खंड और भविष्य खंड हैं। और इस काव्य खंड ने मैथिली शरण गुप्त को हिंदी जगत में एक विशेष सम्मान प्रदान कराया है। हम इस कविता को वर्तमान खंड के अंतर्गत पाते हैं। भारत का अतीत अत्यंत गौरवशाली था। विश्व गुरु, अध्यात्म गुरु, सोने की चिड़िया आदि नामों से विख्यात था, परंतु वर्तमान समय विदेशी सत्ताधारियों के अधीन रहते हुए इतना अधिक शोषित हुआ, पीड़ित हुआ, जिसके कारण भारत की वर्तमान दशा अत्यंत दयनीय और शोचनीय हो गई। कवि अत्यंत भावुक और संवेदनशील होता है, अतः भारत की दुर्दशा ने कवि के मन को बेहद कचोटा और उनकी लेखनी भारतवासियों के सोए स्वाभिमान को जगाने के लिए व्याकुल हो उठी। यह कविता हमें बताती है कि समय परिवर्तनशील है। कोई भी स्थिति हो, अवस्था हो, समय हो, मौसम हो, एक जैसा नहीं रहता। परिवर्तनशीलता प्रकृति का अखंड नियम है। जहाँ आज निर्माण है, कल विनाश है। आज बसंत है, कल पतझड़ होगा। आज उत्थान है, कल पतन होगा। आज सुख है, कल दुख होगा। आज संपन्नता है, कल विपन्नता होगी या विपदा होगी। तो प्रकृति के ये नियम ठीक उसी प्रकार गतिशील रहते हैं जिस प्रकार रात दिन रात को लेकर आता है और रात दिन को लेकर आती है। तो कवि बता रहे हैं, एक समय ऐसा था जब भारतवर्ष अपने सद्गुणों, अच्छाइयों के लिए समूचे विश्व भर में पूजा जाता था। सब भारत की ओर आशा भरी दृष्टि से देखते थे, परंतु आज भारत की जो दुर्दशा है, इसके विषय में कभी किसी ने कोई विचार नहीं किया था। कवि भारत के इस पतन, इस अवस्था जिसमें भारत दलित है, पीड़ित है, शोषित है, से उभरने के लिए भारतवासियों को सजग कर रहे हैं और अपनी कलम को कहते हैं कि हे कलम, तू कुछ इस प्रकार के भाव लिख, शब्द लिख, विचार लिख, जो भारतीयों के सोए स्वाभिमान को जगा दे। कवि भारतीयों के मनोबल को बढ़ाते हुए समझाने की कोशिश करते हैं कि हे भारतवासियों, जागो, अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानो और आज की दुर्दशा को देखकर हिम्मत मत हारो, क्योंकि समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता। यहाँ प्रतिपल हर क्षण परिवर्तन होते रहते हैं।
जो आज विषम परिस्थिति है, दुर्दशा है, इसके बारे में कभी किसी ने विचार नहीं किया था, लेकिन फिर भी हम इस दुर्दशा के शिकार हुए। कवि ये भी बताना चाहते हैं कि जब भी कोई तत्व अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है तो निश्चित रूप से अनेक शक्तियां उसे नीचे की ओर खींचने लगती हैं। भारत का जो इतना अधिक विकास था, जो इतनी अधिक संपन्नता थी, संभवतः इस पतन को, इस दुर्दशा का उसी ने निमंत्रण दिया था। फिर हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि जो आज सुखी है कल दुखी था, जो आज उन्नति को प्राप्त कर रहा है कभी वो अवनत थे। इस संसार में जिसका उत्थान हुआ है उसका पतन तय है, जिसका निर्माण हुआ है उसका विनाश तय है। जहाँ दुख है वहाँ सुख अवश्य आएगा। तो पीड़ा इस बात की नहीं है कि हमारा शोषण हुआ, हमारा वैभव लूट लिया गया। पीड़ा इस बात की है कि भारतवासियों ने हिम्मत हार दी है और इस कष्ट को, इस अवनति को, इस दरिद्रता को, इस दुर्दशा को अपना भाग्य मान लिया। यदि हम इसे अपना भाग्य मानकर बैठ गए तो पुनः कभी भी विकास को, उन्नति को, उत्कर्ष को प्राप्त नहीं होंगे। कवि उदाहरण देते हुए कहते हैं कि आकाश में चांद की चांदनी भी एक दिन पूरी तरह समाप्त हो जाती है, लेकिन उसका शोक इसलिए नहीं मनाया जाता क्योंकि अगले ही दिन से वह फिर पूर्णता के लिए प्रयास आरंभ करती है। बसंत आता है, प्रकृति हरी भरी रंग बिरंगी मोहक हो जाती है, लेकिन पतझड़ के आने पर वही प्रकृति शुष्क हो जाती है, नीरस हो जाती है, बेजान हो जाती है, लेकिन फिर बसंत को प्राप्त करती है। ठीक उसी प्रकार हम भी अगर आत्मविश्वास से उठे, संघर्ष किया, अपनी शक्ति को पहचाना, तो निश्चित रूप से वह दिन दूर नहीं जब हम पुनः अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को प्राप्त कर लेंगे, हम उत्थान को प्राप्त हो जाएंगे। तो कभी कभी अतीत के गौरव को याद कर रोमांचित होते हैं, कभी वर्तमान की दुर्दशा को देखकर दुखी होते हैं और कभी भविष्य की चिंता उनके मन को कचोटने लगती है, उथल पुथल मचाती है। तो कवि कहते हैं कि मेरी कलम आज जो लिखेगी, निश्चित रूप से उसे पढ़कर आज का भारतवासी पूरी ताकत के साथ, पूरी निष्ठा के साथ, सजगता के साथ सजग होगा और वह अपने युग को पहचान कर उत्थान के लिए प्रयास करेगा। साथ ही कवि अपने दायित्व को भी स्मरण करते हुए कहते हैं कि युग की चेतना को, देश काल को समझकर उस पर अपनी कलम चलाना कवि का कठिन कर्म है। वह जब तक प्रेरणा करने वाले, सजग बनाने वाले विचारों को नहीं प्रस्तुत करता तो समाज कभी भी उत्थान को प्राप्त नहीं होता है। अतः वो वर्तमान के प्रति सतर्क, सचेत, जागरूक करने हेतु इस कविता की रचना कर रहे हैं। तो बच्चों, हम इस कविता के अध्ययन को इसी पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर करेंगे। उन्नति तथा अवनति प्रकृति का नियम एक अखंड है। चढ़ता प्रथम जो व्योम में, गिरता वही मार्तंड है। अतएव अवनति ही हमारी कह रही उन्नति कला, उत्थान ही जिसका नहीं उसका पतन ही क्या भला। प्रस्तुत पद हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आधुनिक हिंदी कविता में संकलित राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त द्वारा रचित भारत भारती नामक काव्यखंड से लिया गया है।
यह पद उनके वर्तमान खंड का हिस्सा है। संदर्भ: यहाँ कवि भारत की बदलती हुई या बिगड़ी हुई दशा का वर्णन कर रहे हैं। कवि बताते हैं कि संसार में परिवर्तन प्रकृति का अटल नियम है। यहाँ विकास के साथ पतन, निर्माण के साथ विनाश, सुख के साथ दुख, लाभ के साथ हानि, यश के साथ अपयश आदि आपस में जुड़े हुए हैं। एक दूसरे के बाद उनका आना तय है। तो आज जो देश की शोचनीय दशा है, आज जो देश की दयनीय दशा है, यह निश्चय ही परिवर्तित होगी, बदलेगी। लेकिन उसके लिए सबसे पहले हम भारतवासियों को आत्मविश्वास जगाकर प्रयास करना होगा, पुरुषार्थ करना होगा, मेहनत करना होगा। इसी तथ्य को स्पष्ट करते हुए कवि कहते हैं कि सरलार्थ, पहले शब्दों के अर्थ, उन्नति विकास तथा और अवनति पतन, प्रकृति सृष्टि का नियम सूत्र, एक एक अखंड जो कभी टूटता नहीं है, बदलता नहीं है। ये कवि कहते हैं कि यह प्रकृति का एक अटूट नियम है कि यहाँ जहाँ उन्नति है वहाँ अवनति भी है, जहाँ विकास है वहाँ पतन भी है, जहाँ निर्माण है वहाँ विनाश भी है। इसी को स्पष्ट करते हुए उदाहरण दे रहे हैं। चढ़ता प्रथम जो व्योम में चढ़ता चढ़कर दिखाई देता है, प्रथम सबसे पहले जो व्योम आकाश में गिरता गिरता अर्थात ढलता, वही मार्तंड का अर्थ होता है सूर्य, कि जो सूर्य सबसे पहले आकाश में चढ़ेगा वो सबसे पहले ढलेगा। अर्थात कहना क्या चाहते हैं कवि कि भारत ने पूरे विश्व में सबसे पहले विकास को प्राप्त किया, उन्नति को प्राप्त किया, उत्कर्ष को प्राप्त किया। तो स्वाभाविक है, बदलना प्रकृति का नियम है, इसलिए वो उन्नति अब अवनति का कारण बनी। अतएव अवनति ही हमारी, अतएव का अर्थ है इसलिए, अवनति माने पतन ही हमारी अर्थात भारतवासियों की कह रही उन्नति कला कि हमारा क्या विकास था। यहाँ कला है चंद्रकला की भांति, चंद्रमा की कलाएं अर्थात चांदनी। आप जानते हैं बच्चों, हमारे यहाँ भारतीय कैलेंडर के अनुसार, भारतीय पत्रक के अनुसार, पंचांग के हिसाब से महीने के 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष में आप देखते हैं चंद्रमा धीरे धीरे करके अपनी चांदनी को विकसित करता है, और ये जो चांदनी विकसित होती है उसी को हम चंद्रकलाएं कहते हैं। तो यहाँ कवि भी उसी प्रकार का प्रयोग कर रहे हैं। कवि कहते हैं इसलिए हमारा यह जो पतन हुआ है, यह स्वयं बता रहा है कि हम उन्नति की किस सीमा पर, किस चरम सीमा पर या किस दूरी तक पहुंच चुके थे कि दिन प्रतिदिन हमारे जो विकास का यश था वो चंद्रमा की कलाओं की भांति दूर दूर तक विश्व भर में फैल रहा था। उत्थान ही जिसका नहीं, कि जिसने कभी विकास ही नहीं किया तो उसका पतन क्या होगा भला। अर्थात कवि कहना चाहते हैं कि हे भारतवासियों, उन्नति और अवनति यानी विकास और पतन एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। कभी वो दिखाई देता है, कभी वो दिखाई देता है। उदाहरण देते हुए कवि स्पष्ट करते हैं कि जो सूर्य आकाश में सबसे पहले चढ़ता है वही सबसे पहले ढलता भी है, क्योंकि सौर परिवार हो, प्रकृति हो, संसार हो, कुछ भी हो, वो इसी नियम के अनुसार है। जिसका जन्म पहले, मृत्यु भी नियमानुसार पहले। बच्चों, अपवाद भी होते हैं इस संसार में,
आप इसकी तुलना किसी अपवाद से न करें। इसलिए कवि कहते हैं कि हमारा जो आज पतन जिस सीमा तक पहुंचा है, तो निश्चित रूप से हमारा विकास भी उसी सीमा की ओर था कि हम अपने विकास के कारण दूर दूर तक अपना यश गान उसी प्रकार प्रसारित कर चुके थे जैसे चढ़ते हुए चंद्रमा की कलाएं फैलती हैं। जिसका कभी विकास नहीं हुआ तो उसका भला पतन भी क्या होगा। अर्थात कवि कहना चाहते हैं कि यदि हमारा विकास नहीं हुआ होता तो निश्चित रूप से आज इस दुर्दशा के कारण हमारा मन भी आहत ना हुआ होता, हम हिम्मत ना हारते, हम इसे अपना भाग्य मानकर नहीं बैठते। अर्थात कवि कहना चाहते हैं कि अगर हम मानव की संज्ञा से जाने जाते हैं तो मानव होने का परिचय देने के लिए हमें मेहनत और पुरुषार्थ करके अपने भारत के उस अतीत गौरव को पुनः प्राप्त करना होगा। कवि के कहने का भाव यह है कि हे भारतवासियों, उन्नति हो या अवनति, दोनों ही चुनौतीपूर्ण स्थिति में हमें मिलते हैं। आज का जो भारत है, जो इसकी दशा है, यह हमारे समक्ष एक चुनौती बनकर आई है। इस चुनौती को स्वीकार करें और सच्चा मानव होने के नाते पुरुषार्थ को प्राप्त कर इसे दोबारा ऊंचाइयों की ओर, विकास की ओर लेकर चलें। विशेष यहाँ कवि ने परिवर्तन को सृष्टि का नियम बताते हुए भारतवासियों को सजग किया है भारत माता की स्वतंत्रता के लिए और उसके निखार के लिए। शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है, शांत रस है, प्रसाद गुण है, हरि गीति का छंद है, गेय शैली है, अभिधा शब्द शक्ति है। यहाँ अनुप्रास, उदाहरण, उन्नति कला, रूपक और प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, प्रश्न। यहाँ इस पद में अनुप्रास है, उदाहरण है, पदमैत्री है, रूपक और प्रश्न आदि अलंकारों का सुंदर सटीक प्रयोग हुआ है। पद संख्या 7, होता समुन्नति के अनंतर सोच अवनति का नहीं। हाँ, सोच तो है जो किसी की, फिर न हो उन्नति कहीं। चिंता नहीं जो व्योम विस्तृत चंद्रिका का ह्रास हो, चिंता तभी है जब ने उसका फिर नवीन विकास हो। प्रसंग पूर्ववत। संदर्भ यहाँ कवि जैसा कि पूर्व पद में समझा चुके हैं कि निर्माण और विनाश, सुख और दुख, दिन और रात, यश और अपयश, लाभ और हानि, उन्नति और अवनति एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यानी हमें दोनों को सहज भाव से ग्रहण करना होगा। तो उसी सहजता के साथ कवि समझाने की कोशिश करते हैं कि कोई बात नहीं, अगर आज भारत की दुर्दशा है तो हम भारतवासी पुनः प्रयास कर, पुनः कोशिश कर इसे फिर विकास की ओर ले चलेंगे। इसी भाव को स्पष्ट करते हुए कवि कहते हैं, होता समुन्नति के अनंतर सोच अवनति का नहीं। होता होता है सम उन्नति, समुन्नति का मतलब हर दिशा में विकास, चारों ओर से विकास, के अनंतर बाद में या दौरान, सोच विचार, अवनति पतन का नहीं होता है। कि जब हम विकास कर रहे होते हैं, जब हम उन्नति कर रहे होते हैं, तो उस समय हमें इस बात का तनिक मात्र भी विचार नहीं होता कि कभी न कभी यह उन्नति अवनति में भी बदलेगी। आज जिसका निर्माण हो रहा है वो किसी दिन विनाश को भी प्राप्त होगा। आज हम विकास की जित ऊंचाइयों को पहुंच रहे हैं वो किसी न किसी दिन नीचे भी आएगी। हाँ, सोच तो है जो किसी का, फिर न हो उन्नति कहीं। निश्चित रूप से कवि कहते हैं कि उन्नति हुई है तो अवनति भी तय है। सोच माने चिंता,
तो है किसी की, चिंता तो किसी की उस समय होती है कि उस अवनति के बाद फिर उसका विकास ही ना हो। बच्चों, मैं पद से हटकर एक बात आपसे करना चाहती हूँ। जैसे मनुष्य का जन्म होता है, मनुष्य बीमार होता है तो पुनः स्वस्थ हो जाता है, लेकिन मृत्यु के बाद उसका पुनर्जन्म उसी पहचान के साथ नहीं हो सकता। तो यहाँ कवि भी कुछ इसी प्रकार की बात कहते हैं कि चिंता का विषय ये नहीं कि उन्नत भारतवर्ष आज दुर्दशा का शिकार है, दुर्दशा से पीड़ित है। कोई चिंता की बात नहीं है, हम फिर उन्नति करेंगे और इस अवनति को अपनी विकास की रेखा से छोटा कर देंगे। लेकिन चिंता का विषय तो उस समय है जब हम दोबारा विकास को प्राप्त ही ना हों। और वो कब नहीं होगा? जब हम भारतवासी हिम्मत हार कर बैठ जाएंगे या इसे अपना दुर्भाग्य समझकर सहजता से स्वीकार कर लेंगे, जो हमें नहीं करना है। चिंता नहीं जो व्योम विस्तृत चंद्रिका का ह्रास हो, कि कोई बात नहीं, चिंता नहीं यानी कोई सोच विचार नहीं। व्योम आकाश, विस्तृत माने फैला हुआ, चंद्रिका माने चांदनी, का ह्रास पतन हो। बच्चों, कुछ पल पहले मैंने बात की है कि भारतीय पंचांग के अनुसार महीने के 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। शुक्ल शब्द का अर्थ होता है चांदनी, जिसमें चंद्रमा का प्रकाश धीरे धीरे करके बढ़ता है, हम उसे शुक्ल पक्ष कहते हैं। और जिसमें चांद घटता है उसे कृष्ण पक्ष कहते हैं। तो कवि कह रहे हैं कि इस फैले हुए आकाश में जब चांदनी धीरे धीरे ढलती है तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये उसका जीवन चक्र है, यह प्रकृति का अटल नियम है। लेकिन चिंता का विषय उस समय है जब कृष्ण पक्ष आकर ठहर जाए और शुक्ल पक्ष दोबारा ना आए। तो कवि कहने का भाव यहाँ है, कवि कहते हैं कि कोई बात नहीं, देश का पतन हुआ तो कोई बात नहीं, हम दोबारा विकास को प्राप्त करेंगे और फिर भारत के उस गौरव को विश्व के कोने कोने तक पहुँचा देंगे। एक बार फिर बच्चों, इस पद की मैं व्याख्या कर रही हूँ। कवि कहते हैं कि जब भी कोई मनुष्य विकास करता है, उन्नति की ओर बढ़ता है, तो उसे कभी भी अपने पतन के विषय में विचार नहीं होता है और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उससे विकास की राह धीमी पड़ जाएगी। चिंता उस समय होती है जब ये पतन कभी विकास में नहीं बदलेगा। उदाहरण देते हुए कवि कहते हैं कि इस विस्तृत आकाश में जब चांदनी धीरे धीरे करके फैलती है तो शोभा पाती है, लेकिन एक समय ऐसा भी आता है जब वही पूर्णिमा के स्थान पर अमावस्या आती है और आकाश में न चांद होता है न चांदनी होती है। तो ऐसे समय में यदि वो हमेशा के लिए ठहर जाए तो दुखदाई है, चिंता का विषय है। तो भारतवासियों, इस पतन की तस्वीर को तुम्हें अपने पुरुषार्थ से, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से और भारत माता के प्रति अपनी अनन्य भक्ति से बदलना होगा, परिवर्तित करना होगा। कवि के कहने का भाव है कि आओ भारतवासियों, इस पतन को ठहरने ना दें और विकास की ओर पुनः बढ़ चलें। विशेष कवि ने परिवर्तन को प्रकृति का अटल नियम बताते हुए भारतवासियों को विकास के लिए सजग किया है। शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग है, शांत रस है, प्रसाद गुण है, हरिगीति का छंद है, गेय शैली है, अभिधा शब्द शक्ति है, अनुप्रास, प्रश्न, व्योम विस्तृत पदमैत्री, उदाहरण आदि अलंकारों का सुंदर सटीक प्रयोग हुआ है। आज की कक्षा में बच्चों बस इतना ही। आशा है आपको विषय रुचिकर लगा होगा, पसंद आया होगा। आप
इसे अध्ययन करते हुए आनंद अनुभव कर रहे होंगे। कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पिछली वीडियो का लिंक आपको यहाँ प्राप्त हो जाएगा। आपका जीवन और दिन सुखमय हो, मंगलमय हो, इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद, आभार, शुक्रिया।